हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी को ब्रेक का लेग, सबसे पहले आप बताएंगे ब्रेक का लेग का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का जो आपका पेपर है 404 का, वो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। देखिए, इसका नाम बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में ईवीएस लिख दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। 2021 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, 2022 का, 2023 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप GSS यानी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसके अलावा आपको जो है नॉलेज इन करिकुलम पार्ट 2 उसके भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं कोड बता देता हूं, जैसे कि 401 है आपका, तो 401 आप लिख देंगे, 402 लिख देंगे। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो वीडियो सबसे पहले आएगी। तो 404 का जो है हम लोग MCQ देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और वो जो है सिर्फ जो है सजेशन नहीं चाहते हैं, तो मैं सजेशन के बारे में भी बताऊंगा आपको। जो सजेशन नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि MCQ जो है पिछले सभी साल के एक ही साथ आपको मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं ये आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 401, 402 और 403 का जितना भी MCQ है सॉल्यूशन और डिटेलिंग के साथ आपको मिल जाएंगे। जिन्हें लेना होगा वो आगे डिटेल में देख सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में अगर आप जो है नोट्स परचेज करना चाहते हैं, एक्चुअली नोट्स तो नहीं मैं कहूँगा इसे, दिस इज सजेशन में आपको क्या मिलेगा, 401, 402, 403 सभी के MCQ आपको मिल जाएंगे, सभी के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 10 साल में जो क्वेश्चन बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं वो मिल जाएगा। साथ में PYQs भी मिल जाएगा। तो 199 वाला पैकेज ज़्यादा सही है। बाकी जो सिर्फ MCQ करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह खुद से तैयार किए हैं, वो 69 रुपीज़ में सिर्फ MCQ ले सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये बहुत ज़्यादा जो है आपके वार्म की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके लिए और भी मैं जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं? पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है? प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय क्रियाएं, भौगोलिक परिस्थिति या फिर इनमें से सभी? तो देखिए मैं एक एक करके आपको ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर करके बताता हूं। प्राकृतिक घटनाएं, जो वोल्केनो इरप्शन होता है वो हो जाए, है ना, ज्वालामुखी का फटना हो, या फिर पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर से अगर कोई जो है बहुत बड़ा चट्टान गिरता है तो अपने साथ जो है डस्ट पार्टिकल को भी इन्वायरमेंट में वो लेकर आएगा। तो ऐसे में जो है प्राकृतिक घटनाएं वो हो गई। या फिर बाढ़ का, फ्लड का आ जाना, तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रदूषण तो फैलता ही आसपास, क्योंकि मिट्टी, गाद वगैरह जो गंदगी है वो चारों तरफ फैल जाती है अगर बाढ़ आ जाए तो, फ्लड आ जाए तो पहला तो आप समझ गए कि हाँ ये तो कारण बनेगा। मानवीय क्रियाएं, जैसे कि आप जो है अपने मवेशियों को, गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग जो है जाकर नदी में जो है रिवर में जाकर के उसे नहला देते हैं, और भी अन्य क्रियाएं वहाँ पर की जाती है। बर्तन धो लेते हैं लोग, कपड़े धोते हैं, या फिर मल मूत्र का त्याग वगैरह जो है आसपास में किया जाता है। तो ये मानवीय क्रियाएं। साथ में सबसे बड़ी जो मानवीय क्रिया है वो है आपका फैक्ट्री वगैरह से जो केमिकल निकलते हैं उसे नदियों में छोड़ दिया जाता है, और भी बहुत तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो किए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोविड-19 आया था तो सारी नदियां, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन नदी को साफ सरकार नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री 1-2 महीने के लिए बंद हुआ, गंगा अपने आप साफ हो गई। तो इससे का मतलब है कि मानवीय क्रियाएं जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है चीज़ों को। भौगोलिक परिस्थिति, जैसे कोई ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पर जो है टाइम टू टाइम रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर जो है गंदगी का जो है बहना ऑब्वियस सी बात है। आप देखना भारत में लगभग जितने शहर हैं ना, ये थोड़ी सी भी जो है रेनफॉल अगर हो जाए, हैवी रेनफॉल 1-2 दिन के लिए, तो पूरे शहर में गंदगी फैल जाती है। तो ये क्या है, भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि अगर जो है सिचुएशन वैसा है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण का आदर्श तंत्र है, कौन सा है? देखिए सबसे पहले जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए
जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे उद्यान जहाँ पर पशु पक्षी पौधों को जो है प्रिजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उनके जीन को बचाया जाता है। आपने बहुत सारे जो है रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8 में शायद वो था, आपने नहीं पढ़ा का तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ सकते हैं जाकर। तो अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण का आदर्श तंत्र जो है आपको कहाँ मिलेगा? राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क में या फिर सेंचुरीज में जो है हम लोग जानवरों को पौधों को बचाने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। क्या है सवाल? इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी जो आंसर होगी वो होगा फ्रेंच। फ्रेंच से जो है ये शब्द बना है इन्वायरमेंट से। देखिए मैं आपको स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दिया जाए, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट है वो किस शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको स्पेलिंग लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा पेन नहीं मिल रहा है मुझे बहुत दिनों से, अदरवाइज मेरी राइटिंग और थोड़ी अच्छी हो सकती थी ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इस शब्द से जो है इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब क्या है? चारों ओर से घिरा होना या फिर आसपास का जो इन्वायरमेंट है यानी कि परिवेश है उसे कहते हैं। जैसे कि चारों तरफ आपके एयर है, वाटर है, लैंड है, बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं और बहुत सारे पौधे हैं, तो इससे मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच वर्ड से हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किससे संबंधित है? तो देखिए पर्यावरण जो 1986 का जो है जो इसे बनाया गया था कानून, इसके अनुसार जो वायु है यानी कि एयर है, वाटर है, लैंड है और जो जैविक घटक हैं हमारे आसपास में, उसके संरक्षण के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के लिए जो है ये तैयार किया गया था। तो फिलहाल ये जो सभी हैं जितने भी प्रदूषण से संबंधित चीज़ें हैं, अधिनियम 1986 के अंतर्गत हम लोग जो है बचाना चाहते थे। वायु को शुद्ध रखना चाहते थे, भूमि को शुद्ध रखना चाहते थे, तो इसका जल प्रदूषण भी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन एरर हो गया है, यानी कि आंसर फिलहाल जो इसके अकॉर्डिंग वो 3rd होगा, यानी कि सभी आंसर क्या हैं? करेक्ट हैं। तो हम लोग 3 के साथ जाएंगे, ऐसा कभी कभी होता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये बड़ा प्यारा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नैरोबी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नैरोबी आपको कहाँ मिलेगा ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ये भी आप जो है नोटपैड में रख लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम में। उसके बाद जो है UNEP की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को कंजर्व करना और जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है उसे भी बढ़ाना। और इसका मुख्यालय आपको नैरोबी में मिलेगा। नैरोबी किस कंट्री में है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए 2024 का ये सवाल है, पिछले साल का। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की गई है। एक और सवाल देखिए, ये जो इकोसिस्टम वाला शब्द है ना, ये विनोबा भावे में सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि विनोबा भावे, BBMKU सभी के पेपर एटलीस्ट MCQ तो जरूर देख कर जाएं आप, ठीक है। तो इकोसिस्टम शब्द का जो है सबसे पहले उत्पत्ति किसने किया था? गूगल करके आंसर लिखें, कॉपी करके लिखें। कई बार मस्तिष्क में चीज़ें एक बार अटक जाती है, बाहर नहीं निकलती है। तो इकोसिस्टम शब्द का जो है सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो उदाहरण है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, वन का पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सवाल होगा, देखिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, तालाब को इंसान बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। और आगे देखिए वन, इंसान कभी बना पाएगा जंगल को? क्या जंगल खुद ब खुद बने हैं। रेगिस्तान खुद ब खुद बने हैं। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है यहाँ पर। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तालाब होगा। तालाब जो है कृत्रिम यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाई जाने वाली संरचना है। अगला सवाल, पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई को क्या कहा जाता है? ये भी क्लास 8 का DAV का बुक का सवाल है, NCERT में भी है ये। पेड़ों के बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल में अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वनों की कटाई कहते हैं, ठीक है। और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ को लगाना। तो फिलहाल अगर पेड़ लगाने की बात होगी तो वनीकरण यानी कि अफॉरेस्टेशन। हिंदी में जो है दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करने को क्या कहते हैं?
वर्षा जल यानी कि रेन वाटर को बचाने की बात की जा रही है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर ड्रिंकिंग नहीं होगा, डिगिंग नहीं होगा, पंपिंग नहीं होगा, हार्वेस्टिंग होगा, यानी कि वर्षा जल संचयन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? याद रखिएगा, नोट वाला सवाल है। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए मीथेन ऑब्वियसली अच्छा गैस तो नहीं है, ये भी पर्यावरण में जो है कंट्रीब्यूशन करता है ग्रीन हाउस को बढ़ाने के लिए। और दूसरा जो ऑप्शन है वो CO2, बहुत ही ये क्या है, नोटोरियस है, विख्यात है। तो CO2 तो कार्बन ग्रीन हाउस गैस है ही, और ओजोन ऑब्वियसली ये भी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और एक और इसके साथ जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, HIV का फुल फॉर्म पूछा गया है। मैं आपको जो है दूसरा क्वेश्चन, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, गूगल से सर्च करें, थोड़ा काम आपको करना ही होगा, एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ। HIV का जो पूरा नाम है, ऐसे क्वेश्चन को रटने वाले क्वेश्चन कहा जाता है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, हेल्थ तो नहीं होगा, ह्यूमन है, ठीक है ये तो होगा, हेल्थ है तो ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन बचे, 2 और 3। आंसर क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। वायरस है, यहाँ भी वायरस है। ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ से आ गया? डेवलपमेंट तो होगा नहीं, डिफिशियेंसी होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत एक मेगा जैव विविधता वाला राष्ट्र है क्योंकि यह स्थित है। कहाँ पर भारत स्थित है, सिचुएटेड है, ये सवाल पूछा गया। ज्योग्राफी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु में भारत स्थित है। ठीक है, भारत चुनिंदा ऐसे जो कंट्री है उसमें से है जहाँ पर ट्रॉपिकल क्षेत्र पाया जाता है। इंग्लिश वाले ध्यान में रखिएगा, ट्रॉपिकल, जहाँ पर तापमान भी होता है और वर्षा भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन। भारत के जनजातीय जीवन के संदर्भ में वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, उनके लिए अच्छी है। जनजातियों के बारे में बात की जाए, ट्राइबल के बारे में बात की जा रही है, उनके लिए बुरी है। अच्छी और बुरी दोनों है, ना अच्छी है ना बुरी है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाएंगे। देखिए जब भी आप इस तरह के सवाल को देखेंगे तो ध्यान में रखिएगा, उनके लिए बुरी है। पेड़ का कटना कभी किसी के लिए अच्छा हो सकता है क्या? सिंपल सा सवाल है, तो इसका सही जवाब 2 होगा। आगे बढ़ेंगे। वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या अर्थ है? यानी कि हम लोग रेन वाटर को क्या करते हैं, बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। तो वर्षा के जल को पीने की बात की जाएगी क्या? नहीं की जाएगी, काट दीजिए इसे। वर्षा के जल में स्नान करने की बात की जाएगी क्या? नहीं। वर्षा के जल को, पानी को संग्रह करना, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उष्णकटिबंधीय भारत में सबसे अधिक विकसित वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का स्रोत का साधन कौन सा है, ये बताना है आपको। ठीक है जी, क्या है सवाल? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर बायोगैस ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पवन ऊर्जा आपको अर्थ पे मिलेगा, भूतापीय ऊर्जा अर्थ पे मिलेगा, बायोगैस ऊर्जा भी आपको अर्थ पे मिलेगा। सौर ऊर्जा इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर धूप जो है काफ़ी मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय भारत में सबसे अधिक विकास किसका होगा, कौन से ऊर्जा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एड्स का पूरा नाम क्या है? ये सिद्धू कानू मुर्मू 2023 में पूछा गया सवाल है। मैंने कहा था ना कि एड्स, HIV ये सब कर लें, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड, देखिए एसिलरेटेड गलत हो जाएगा, एग्रीवेटेड गलत हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड गलत हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी याद करते हो तो आराम से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू किया गया था? ठीक है जी, देख लेते हैं ऑप्शन एक एक करके। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे 19 नवंबर किधर है, 19 नवंबर एक ही जगह पे है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। कब? 1986 में, 19 नवंबर को, दोनों याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की रक्षा करना है और पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना इसका मेन काम है, और इसको पालन करने में जो है गवर्नमेंट बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। सिद्धू कानू मुर्मू 2022 के एक और सवाल को देखेंगे। इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए सौर ऊर्जा ऑब्वियसली इकोसिस्टम का ही पार्ट है, जैविक घटक यानी कि बायोलॉजिकल एलिमेंट वो भी हैं, फिजिकल एलिमेंट वो भी हैं, यानी कि इसमें जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल।
हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपसे सवाल बन जाएगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो और ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा। वो मैं आपको अलग से एक जो है मॉडल सेट बना दूंगा कि किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। पहले मैं सारे PYQs करा लूँगा, आफ्टर दैट आपको कुछ और चीज़ें ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे PYQs ही कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ सिद्धू कानू को के ऊपर जो है फोकस रखा हूँ अपना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित ऑब्वियसली अनाज वगैरह लगेगा, है ना। तो इसका सही जवाब मिल्क कैसे हो सकता है, इसका मत्स्य कैसे हो सकता है, अनाज होगा तो सीरियल्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आएंगे। तो मैं एक, अगर आपको डे वाला वीडियो चाहिए कि कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो EVS में ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके EVS से रिलेटेड सवाल मैं आपके लिए बनाकर ले आऊँगा। तो आप नीचे कमेंट करके डेज लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन कभी हो ही नहीं सकता है, देखो कितना इजी सवाल है। नाइट्रोजन नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो ये था सवाल। फिलहाल आप लोग जो है वीडियो यहाँ तक देख लिया जिन लोगों ने, जय हिंद एक बार नीचे कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, साथ ही 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, सब कुछ इसमें है। और अगर आपको सिर्फ MCQ चाहिए चारों पेपर का, तो 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।